नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एस ब्लॉक के अगले लेक्चर में। तो अब तक हमने जितना भी पढ़ा था, होप कि आप रिवाइज़ कर रहे होंगे। बहुत सारे लोगों से उम्मीद है कि वो तो रिवाइज़ नहीं कर रहे होंगे, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है एक बार बोलने का, तो मैं बोल दे रहा हूँ कि आपको रिवाइज़ करते रहना चाहिए। लेकिन अब जिसको नहीं सुनना वो नहीं सुनेगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ एल्कली मेटल्स एंड एल्कली अर्थ मेटल पढ़ेंगे। अब मैं आपको एक बार रिकैप, हल्का फुल्का रिकैप मरवाऊँगा, जो कि आपको याद नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको रिकैप करवाऊँगा अपने पुराने एस ब्लॉक के बारे में। एस ब्लॉक के बारे में सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की थी, एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल की। उसके बाद हमने ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड्स की बात की थी, फिर एजाइड की बात की थी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि उसकी पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। अब इतना सब कुछ झेलने के बाद, आप लोग इतना मुझे झेले, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ एल्कली मेटल्स एंड एल्कली अर्थ मेटल। अब कहोगे भैया ये तो मुझे कहीं दिखा नहीं एनसीईआरटी में। हाँ, कुछ लोग होंगे थोड़े से पढ़ाकू होंगे तो वो एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे, तो बोलेंगे सर ये वाला टॉपिक मुझे कहीं नहीं दिखा। लेकिन आप जैसे गधों से मुझे ये उम्मीद है कि जब आप ये चीज़ खोल के देखेंगे, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, और तीसरा है कार्बोनेट्स। आप जैसे प्यारे बच्चे जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे एल्कली मेटल्स और एल्कली अर्थ मेटल्स के सल्फेट्स, नाइट्रेट्स और कार्बोनेट्स के बारे में उसमें दिया होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये सल्फेट्स, नाइट्रेट्स और कार्बोनेट्स क्या है? सल्फेट, नाइट्रेट्स, कार्बोनेट कुछ और चीज़ नहीं है, ये सिंपली एसिड के सॉल्ट्स हैं। एल्कली अर्थ मेटल और एल्कली अर्थ मेटल, एल्कली मेटल्स के ऑक्सो एसिड के सॉल्ट्स हैं सल्फेट। चलिए अब आपको दूसरी स्लाइड में मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा उसमें रिटर्न में आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा, उसमें मुझे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, लेकिन अब आ गए हैं हम लोग तो क्या किया जाए। चलिए देखें हैं। अब देखिए, सबसे पहले बात मैं आपको एक बता देता हूँ, सॉल्ट क्या होता है, ठीक है बच्चों। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि ये सॉल्ट नाम की चीज़ क्या होगा। इसको हम लोग नमक भी बोलते हैं, इसको हम लोग खाते रहते हैं, ठीक है। अब जैसे जो हम लोग कॉमन नमक खाते हैं वो नमक होता है दोस्तों NaCl, ठीक है। तो NaCl जो है वो सोडियम प्लस और Cl माइनस से मिलके बना है। इस चीज़ में किसी को कोई डाउट है? जी नहीं, ठीक है। और डाउट होना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब देखिए, बात ये है कि ये जो NaCl है ये एक सॉल्ट है। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सॉल्ट क्या होता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये सॉल्ट क्या चीज़ होती है। चलिए, अब सॉल्ट अगर जानना है तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सॉल्ट किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। सॉल्ट जो होता है दोस्तों वो मेनली दो तरीके की चीज़ों का बना होता है। टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं सॉल्ट के। कितने कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं बच्चों? दो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है भाइयों, उसको कहते हैं हम लोग मेटल आयन। क्या कहते हैं? मेटल आयन। पहले कॉन्स्टिट्यूएंट को कहते हैं मेटल आयन और दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट को कहते हैं हम लोग कॉन्जुगेट बेस। अब कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस क्या है भाइयों? जो लोग मुझसे पढ़े हैं उनको मैंने बताया है कि कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस क्या होते हैं। नहीं तो फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादातर सभी लोग पढ़े होते हैं। विनय सर से आप लोग पढ़े होंगे कि कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या होता है। तो सॉल्ट दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक दोस्तों मेटल आयन होता है, दूसरा कॉन्जुगेट बेस होता है। अब मेटल आयन कोई भी हो सकता है प्यारे भाइयों, जैसे कि सोडियम प्लस एक मेटल आयन है, मैग्नीशियम 2 प्लस क्या है? एक मेटल आयन है, कैल्शियम 2 प्लस क्या है भाइयों? एक मेटल आयन है, ठीक है। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सॉल्ट का मेटल आयन और दूसरा होता है कॉन्जुगेट बेस। अब दोस्तों सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई एसिड है Ha। अब आप लोगों को एसिड एंड बेस का क्लासिफिकेशन मैंने पढ़ाया था जब मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने एसिड एंड बेस के बारे में आपको बताया था, ठीक है। तो मान लीजिए Ha कोई एसिड है और ये H+ देता है। जब ये H+ देगा तो यहाँ पे ये हो गया H+ और साथ में आपको क्या मिलेगा? A-। यानी कि जो ये A- वाला जो पार्ट है दोस्तों, H+ निकलने के बाद किसी भी एसिड में या फिर किसी भी केमिकल सब्सटेंस में H+ को निकालने के बाद जो चीज़ बचती है दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। कॉन्जुगेट बेस क्या है भाइयों और बहनों? कॉन्जुगेट बेस है आपका किसी भी केमिकल सब्सटेंस में, किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जब हम H+ निकाल देंगे, ठीक है, जब H+ निकाल देंगे तो जो चीज़ बचती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। अब चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, आपको बताना है NH3 का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा। कुछ लोगों को घंटा इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि सर क्या दे रहे हैं लिखने के लिए, बताने के लिए, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो इस बात मेरे लेक्चर पे फोकस कर रहे होंगे क्योंकि उनको एग्ज़ाम निकालना है, तो उनके लिए यही क्वेश्चन है कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ, मुझे इनके आपको कॉन्जुगेट बेस बताने हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग पता कर लें। बहुत सिंपल है, H+ निकाल देना है। ठीक है, चलिए 1 मिनट का समय खत्म क्योंकि ऑनलाइन क्लास है। अमोनिया में से जब एक H+ निकाल देंगे तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो क्या होगा दोस्तों, NH2-। ठीक है, HCl में से अगर आप निकाल देंगे तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, Cl-। अब H2SO4 में मेरे प्यारे भाइयों देखिए, H2SO4 में ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली चीज़ है कि H2SO4 में 2 H पाए जाते हैं। तो जब एक H, सबसे पहले एक H+ निकालेंगे तो बनेगा HSO4-। ठीक है, बाइसल्फेट आयन, और दूसरा H भी निकाल देंगे तो SO4-2- सल्फेट आयन। इसको बोलते हैं दोस्तों सल्फेट आयन। ठीक है, इसको बोलते हैं सल्फेट आयन, और इसको क्या बोलते हैं, बाइसल्फेट आयन। ठीक है, ये समझ गए। ठीक है, तो कॉन्जुगेट बेस और मेटल कैटायन का, मेटल के आयन का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, हम सॉल्ट। चलें अपने लेक्चर की तरफ। ठीक है, चलिए लेक्चर पे चलते हैं। ओहो, ठीक है, चलिए। हाँ, अब यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे क्या है कि अपने को ऑक्सो एसिड के सॉल्ट्स पढ़ने हैं। ऑक्सो एसिड क्या होता है, ऑक्सो एसिड मैं कुछ आपके सामने लिख देता हूँ। एक ऑक्सो एसिड आपका ये हो गया H2SO4, दूसरा ऑक्सो एसिड आपका हो जाएगा दोस्तों HNO3, और तीसरा ऑक्सो एसिड आपका हो जाएगा दोस्तों H2CO3। इन्हीं तीनों ऑक्सो एसिड के सॉल्ट के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले तो इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस बना दें। एक कॉन्जुगेट बेस तो ये होगा दोस्तों HSO4- बाइसल्फेट आयन, एक होगा SO4-2- सल्फेट आयन। तो आपको एल्कली मेटल के कौन कौन से सॉल्ट पढ़ने हैं, आपको एल्कली मेटल का या और एल्कली अर्थ मेटल का पढ़ना है सल्फेट और बाइसल्फेट। और HNO3 का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है दोस्तों, NO3- यानी कि नाइट्रेट आयन। तो आपको क्या पढ़ना है, एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल का क्या पढ़ना है, नाइट्रेट सॉल्ट के बारे में पढ़ना है। और आपका H2CO3 हो गया। H2CO3 का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है दोस्तों, एक होगा HCO3-। इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन। तो एक तो आपको बाइकार्बोनेट सॉल्ट पढ़ना है और एक आपको पढ़ना है कार्बोनेट सॉल्ट। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपके सामने मैंने लिखी है, ये आपको पढ़नी है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि एसिटिक एसिड के बारे में। तो दोस्तों एसिटिक एसिड जैसे कि हमने देखा कि कार्बोनिक एसिड, इसके 2 तरीके के कंजुगेट बेस होते हैं। एक होता है बाइकार्बोनेट, जब एक H+ आप निकालेंगे तब क्या बनेगा, बाइकार्बोनेट। अब जब आप 2 H+ निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, कार्बोनेट मिलेगा। ठीक है, अब वहीं दूसरे पे बात करते हैं नाइट्रिक एसिड के बारे में बात करते हैं। जब इसमें H+ निकालेंगे तो सिर्फ एक कंजुगेट बेस बनेगा और उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हम लोग नाइट्रेट आयन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब ये सल्फ्यूरिक एसिड के केस में दोस्तों 2 आपको मिलेंगे। एक आपको मिलेगा बाइसल्फेट जिसमें एक H+ निकालेंगे, और एक आपको मिलेगा सल्फेट। ठीक है, अब इन्हीं सॉल्ट्स के बारे में आपको पढ़ना है, इन्हीं के बारे में हम कुछ बातें करेंगे। चलिए कार्बोनेट्स के बारे में सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों। तो कार्बोनेट्स देखिए जो होते हैं वो मैंने ये आपके सामने पूरे लिख दिया है, लिथियम कार्बोनेट से लेकर सीजियम कार्बोनेट। यानी कि ये मैंने किसके कार्बोनेट्स के बारे में लिखा है, ग्रुप 1 के कार्बोनेट्स के बारे में, और ये मैंने आपको किसके बारे में लिखा है, ग्रुप 2 के कार्बोनेट्स के बारे में लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे ग्रुप 1 के बाइकार्बोनेट के बारे में, और ये ग्रुप 2 के बाइकार्बोनेट के बारे में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट विल इंक्रीज। इसके पीछे का रीजन क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला काम करते हैं, ये कैमरे को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ऊपर से नीचे आने पे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जो होता है उसका स्टेबिलिटी बढ़ती क्यों। अब देखिए क्या बात है, जो एल्कली मेटल्स और एल्कली अर्थ मेटल के कैटायंस होते हैं वो साइज में कंपेरेटिवली क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, अब ये बात आपको तो पक्का क्लियर होगी।
अच्छा एक बात मैं कि अगर आपसे मैं पूछूं कि बताइए कि ऊपर से नीचे आने में जब हम लिथियम से सीजियम की तरफ आते हैं तो साइज बढ़ता है कि साइज घटता है, तो आप लोग बोलेंगे एक उत्तर आप लोग देंगे कि सर साइज इंक्रीज करता है, ठीक है। और वहीं मैं अगर कहूं कि बेरिलियम से बेरियम की तरफ अगर हम आते हैं तो साइज क्या होता है दोस्तों, तो इसमें भी साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये एटम का साइज इंक्रीज होता है, लेकिन एटम का साइज अगर एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है तो जाहिर सी बात है आयन का भी साइज, कैटायन का भी साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा ही होगा, ठीक है। अब देखिए एक बात और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। अब देखिए कार्बोनेट आयन जो होता है, जो कार्बोनेट आयन होता है, कार्बोनेट आयन का साइज क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। तो एक बात बताइए, मैंने आपको लैटिस एनर्जी में बताया था कि लैटिस किसका अच्छा बनता है, जब कैटायन और एनायन का साइज एकदम कंपेरेबल होता है, कि जब कैटायन और एनायन का साइज एकदम एनायन जो है वो कैटायन जो है वो छोटा सा है और एनायन जब बड़ा सा होता है, तब ज़्यादा अच्छा लैटिस का फॉर्मेशन होगा, कि जब एक बड़ा एक छोटा होगा, या फिर दोनों सेम साइज के लगभग होंगे। तो दोस्तों जब कैटायन और एनायन का जो साइज होता है वो कंपैरेबल होता है, तब वो परफेक्ट लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं। उनका जो पैकिंग होती है वो सबसे अच्छी पैकिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों कि जब लिथियम, जैसे अब लिथियम का साइज छोटा है, ये जो लिथियम है इसका साइज जो है वो क्या है, छोटा है, लेकिन जब आप नीचे आते हैं, अब देखिए लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, यहाँ पे सब आप जब नीचे कार्बोनेट्स में आ रहे हैं तो मेटल कैटायन का साइज इंक्रीज कर रहा है, लेकिन कार्बोनेट का साइज क्या है, सेम। तो जब ऊपर से नीचे आते हैं ना तो साइज इंक्रीज करता है, जब साइज इंक्रीज करता है दोस्तों तो उनका जो लैटिस होता है वो स्ट्रांग बनता है। क्यों? क्योंकि वो दोनों जो होते हैं वो कंपैरेबल साइज के हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? कंपैरेबल साइज के हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऊपर से नीचे जब हम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों में, जब हम बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं दोस्तों, तो स्टेबिलिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। यहाँ पे मैंने लिखा है स्टेबिलिटी विल इंक्रीज, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट स्टेबिलिटी इज इंक्रीज बिकॉज लार्जर कैटायन स्टेबलाइज्ड बाय लार्जर एनायन, ठीक है। ये मैंने आपको लिख दिया। अब इसको मैं करता हूँ छोटा, ठीक है। अगले पेज पे पढ़ते हैं। अब देखिए ये क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पे स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। तो जो ऊपर वाले होते हैं, ऊपर वाले कार्बोनेट, जैसे कि बेरिलियम कार्बोनेट क्या है दोस्तों, बेरिलियम कार्बोनेट क्या है, बेरिलियम कार्बोनेट हमारा जो हमारा बेरिलियम कार्बोनेट है, बेरिलियम कार्बोनेट का में बेरिलियम का साइज जो है वो क्या है, स्मॉल, ठीक है, और कार्बोनेट का साइज क्या है, लार्ज। तो इसके जो लैटिस होता है वो उतना प्रोमिनेंट लैटिस नहीं होता, अच्छा लैटिस नहीं होता है। तो जब हम इसको हीट करेंगे दोस्तों तो ये, जैसे बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम कार्बोनेट है, अब बेरिलियम आयन का साइज छोटा और कार्बोनेट आयन का साइज बड़ा, तो जब हम इसको हीट करते हैं दोस्तों तो ये बेरिलियम किसी ऐसे के साथ अपना लैटिस बनाने का सोचेगा जो उसके साइज का कंपैरेबल होगा। तो पर जो कार्बोनेट CO3 2- आयन होता है, इसका साइज जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन O2 जो माइनस होता है दोस्तों, O2 माइनस का जो साइज होगा वो कार्बोनेट से तो छोटा होगा। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो बेरिलियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाएगा और बेरिलियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। क्यों? अब ऑक्साइड के साथ क्यों बनाए, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा है। अब बेरिलियम कार्बोनेट इज हाईली अनस्टेबल सो इट इज स्टोर्ड इन एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। अब देखिए बेरिलियम कार्बोनेट जो होता है वो अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से इसको CO2 के कंसंट्रेशन में रखते हैं। अब देखिए क्या है, CO2 के एटमॉस्फेयर में क्यों रखते हैं, इसको ये पता चलेगा आपको ला चार्टियर्स प्रिंसिपल से पता चलता है आपको। जब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हम लोग बढ़ा देते हैं दोस्तों तो रिएक्शन क्या होती है, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाती है इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए। ये चीज़ बहुत सिंपल है, फिजिकल में पढ़े हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ग्रुप 1 कार्बोनेट्स आर स्टेबल, ग्रुप 2 कार्बोनेट्स आर अनस्टेबल एंड दे डिकम्पोज ऑन हीटिंग। ऐसा क्यों है दोस्तों? अब देखिए मैं आपको सिंपल से बता रहा हूँ, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, सबसे पहले आपको बताना होगा इन दोनों में से साइज किसका बड़ा होता है। तो आप लोग सीधे बोलेंगे कि ग्रुप 1 का जो साइज होता है वो ग्रुप 2 के साइज से बड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ग्रुप 1 में कम होता है और ग्रुप 2 में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है। आपने ये चीज़ पढ़ी है कि जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, बढ़ता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, साइज कम होगा। अब देखिए ग्रुप 1 का जो साइज होता है वो बड़ा होता है, ग्रुप 2 का साइज जो होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है। तो बड़े, अब कार्बोनेट कैसा आयन है दोस्तों, कार्बोनेट का जो आयन है वो बड़ा आयन है, तो इसको स्टेबलाइज कौन करेगा, बड़ा कैटायन कि छोटा कैटायन, इसको स्टेबलाइज करेगा बड़ा कैटायन, ठीक है, बड़ा
कैटायन। अब बड़ा कैटायन किसका होता है, ग्रुप 1 का होता है कि ग्रुप 2 का होता है, तो आप कहेंगे ग्रुप 1 का होता है सर, ग्रुप 2 के कैटायन छोटे होते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो ग्रुप 1 के कार्बोनेट्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं और ग्रुप 2 के जो कार्बोनेट्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, और जब हम उसको हीट करते हैं तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है और वो ऑक्साइड में क्या करते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और पॉइंट यहाँ पे कि एक्सेप्ट लिथियम ऑल द बाइकार्बोनेट्स। अब यहाँ पे हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, बाइकार्बोनेट्स की, कार्बोनेट्स की बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेप्ट लिथियम ऑल बाइकार्बोनेट्स ऑफ एल्कली मेटल एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। किस में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में। मतलब सॉलिड स्टेट में कब एग्जिस्ट करेंगे, जब उनका लैटिस जो होगा वो क्या होगा, लैटिस उनका क्या होगा, स्ट्रांग होगा। जब लैटिस स्ट्रांग होगा तब वो किस में एग्जिस्ट करेंगे, सॉलिड स्टेट में। तो लिथियम के अलावा जितने एल्कली मेटल्स यानी कि ग्रुप 1 के जितने भी बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि उनका लैटिस अच्छा होता है, क्योंकि एल्कली मेटल्स के जो कैटायन होते हैं उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है एल्कली अर्थ मेटल के कंपैरिजन में। वहीं पे जो ग्रुप 2 के बाइकार्बोनेट्स होते हैं सबके सब सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि उनका जो लैटिस होता है वो स्ट्रांग नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पे मैं अगर आपको बोलूँ कि बताओ बाइकार्बोनेट्स के बारे में मुझे कुछ बातें बताओ, तो बाइकार्बोनेट्स के बारे में आप लोग क्या बोलेंगे कि एल्कली मेटल्स के जितने बाइकार्बोनेट्स होते हैं, ठीक है, एल्कली मेटल्स के जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो किस में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में। किस में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में। लेकिन लिथियम एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो किस में एग्जिस्ट करते हैं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए, ऑल बाइकार्बोनेट्स आर वाटर सॉल्युबल बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। अब देखिए ये बात यहाँ पे चीज़ क्लियर हो गई दोस्तों। अब देखिए बाइकार्बोनेट्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये है आपका बाइकार्बोनेट, ये मेटल आयन है, ये क्या है, मेटल आयन है, और इतना क्या है आपका कॉन्जुगेट बेस है। जब हम इसको पानी में मिलाते हैं दोस्तों तो ये जो आपका बाइकार्बोनेट होता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, इसके और वाटर के ऑक्सीजन के बीच में कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है दोस्तों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको मैंने बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है, ये आपको मैंने जब मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहा था दिसंबर के महीने में, तो ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी। तो एक बात यहाँ पे नोट करने लायक है दोस्तों कि ऑल बाइकार्बोनेट्स आर वाटर सॉल्युबल बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। ये चीज़ आपको नोट करने के लिए है कि जितने भी बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट यहाँ पे है दोस्तों कि ऑल द बाइकार्बोनेट्स आर सॉल्युबल वेयरएज कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 2 मेटल आर इनसॉल्युबल इन वाटर। देखिए ग्रुप 2 के जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट्स ये तो वाटर में क्या होते हैं दोस्तों, सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो ग्रुप 2 के कार्बोनेट्स होते हैं ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। जैसे कि संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट क्या वाटर में सॉल्युबल होता है दोस्तों? क्या आप अपने बाथरूम में या फिर रूम में जब पोछा लगाते हैं तो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है? नहीं होता है। ठीक है, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है यानी कि ग्रुप 2 के जो कार्बोनेट्स होते हैं वो पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो लैटिस एनर्जी से क्या होती है, कम होती है। इसका मतलब ये नहीं कि उनका लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, मैंने बोला कि लैटिस एनर्जी उनका बहुत ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं, लेकिन उनकी हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है उनके लैटिस एनर्जी से भी कम होती है, इसकी वजह से वो सॉल्युबल नहीं होते। चलिए नाइट्रेट्स की बात करते हैं, नाइट्रेट्स ऑफ एल्कली मेटल एंड एल्कली अर्थ मेटल। इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर चुके हैं। एल्कली मेटल एंड एल्कली अर्थ मेटल बोथ फॉर्म नाइट्रेट्स एंड ऑल मेटल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर।
ठीक है, जितने भी मेटल नाइट्रेट्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। दैट्स वाई नो और इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। इसी वजह से कोई ऑर्स जो होते हैं, मतलब किसी भी मेटल के जो और होते हैं वो नाइट्रेट के फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए नाइट्रेट के फॉर्म में पाए जाते और पानी बरसता, ठीक है, और अगर पानी बरसता और वो नाइट्रेट के फॉर्म में पाए जाते तो उस पानी में डिजॉल्व होके वो क्या हो जाते, फ्लो करके बह जाते। और फ्लो करके बह जाते तो उनका कहीं डिपोजिशन तो पाया नहीं जाता, इसकी वजह से इसीलिए हम देखते हैं कि कोई भी और जो होता है वो नाइट्रेट के फॉर्म में नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब चलिए एक चीज़ मैंने आपको बताया था, एक चीज़ मैंने आपको डिस्कस की थी कि यहाँ पे देखिए लिथियम, सॉरी, देखिए नाइट्रेट आयन जो होता है, नाइट्रेट आयन, ठीक है, इसका जो साइज होता है, मैं यहीं पे आपको मैं इसका बेसिक्स बता दे रहा हूँ, आगे आप समझ जाइएगा। साइज जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसका साइज क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, नाइट्रेट आयन का साइज ज़्यादा होता है। तो नाइट्रेट आयन जो होता है वो या तो M मतलब है एल्कली मेटल और X मतलब है एल्कली अर्थ मेटल। तो इनके साथ जो बॉन्ड होता है दोस्तों, वो बॉन्ड जो होता है आयनिक बॉन्ड, वो वीक होता है। क्यों वीक होता है वो आयनिक बॉन्ड, क्योंकि इनका जो लैटिस होता है वो स्ट्रांग नहीं होता है। ठीक है, स्ट्रांग क्यों नहीं होता है लैटिस, क्योंकि साइज जो होता है वो कंपेरेबल इनका नहीं होता है। ठीक है, तो जब हम किसी भी एल्कली मेटल के नाइट्रेट को या एल्कलाइन अर्थ मेटल के नाइट्रेट को हीट करते हैं तो वो ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन ब्रेक होने का पैटर्न दोनों का अलग अलग है। यानी कि जो एल्कली अर्थ मेटल का नाइट्रेट है, ठीक है, उसको जब आप हीट करोगे और एल्कली अर्थ मेटल का जो नाइट्रेट है उसको आप हीट करोगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा P1 और P2, ये दोनों सेम नहीं होंगे। क्यों नहीं सेम होंगे ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड।